सबसे पहले हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आइडियल सिंपल पेंडुलम किसको बोलते हैं? तो एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज अ हेवी पार्टिकल suspended by a massless, inextensible, flexible string from a rigid support। अगर एक सिंपल पेंडुलम में जो स्ट्रिंग है वो मासलेस, इनएक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल है और एक हेवी बॉब उससे टाई के हेवी मास, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सिंपल पेंडुलम। और एक प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? स्मॉल हेवी स्फीयर, एक स्फीयर है, बॉब बोल सकते हैं हम उसको, सस्पेंडेड बाय अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। तो अगर एक बॉब एक लाइट स्प्रिंग से टाई करके रिजिड सपोर्ट से लटका देते हैं, हम सस्पेंड कर देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। तो बेसिकली अगर आपसे सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन पूछा जाए तो सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट a bob which is suspended by a string or inextensible string from a rigid support। पे डायग्राम में आप देख सकते हो ये एक रिजिड सपोर्ट है, उससे क्या किया है कि स्ट्रिंग टाई किया और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे बॉब लगा दिए है, और ये बॉब को जब आप डिस्प्लेस करोगे मेन पोजीशन से और रिलीज करोगे तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम डायग्राम का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एल, ये जो एल है लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, आपको ये स्ट्रिंग की लेंथ प्लस ये बॉब का रेडियस दोनों ऐड करना है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है स्ट्रिंग का, एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब, स्फेरिकल बॉब है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में रहेगा, तो ये पॉइंट से यहां तक आप लेंथ मेजर करोगे कैपिटल एल, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। उसके बाद ये जो बॉब है उसका मास है एम, आर जो है वो है रेडियस ऑफ द बॉब, टी डैश टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये जो टी डैश दिख रहा है दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, जो हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ एक्ट होता है। जब बॉब ऑसिलेट करेगा तो ये पॉइंट ओ फिक्स है, तो टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ साथ रहेगा और पॉइंट ओ की तरफ रहेगा। थीटा, ये थीटा जो है यहाँ पे, इट इज स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एज एंगुलर एम्पलीट्यूड, ये एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ये स्मॉल रहेगा। एम जी वेट ऑफ द बॉब, यहाँ पे बॉब का मास m है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो वेट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? mg, which always acts in vertically downward direction। In the displaced position means extreme position, two forces are acting on the bob। displaced position मतलब पॉइंट B या पॉइंट C, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको ही हम डिस्प्लेस पोजीशन बोलेंगे। और ये पोजीशन पे बॉब पे दो फोर्सेस एक्ट हो रही है। सबसे पहले फोर्स टी डैश, ये है टी डैश, ड्यू टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन की वजह से टी डैश एक्ट हो रहा है, विच इज डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द सपोर्ट, ये स्ट्रिंग के साथ साथ रहेगा और टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट रहेगा टेंशन। सेकंड फोर्स जो है mg, which is weight of the bob, which always acts in vertically downward direction। तो ये जो फोर्स है mg, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, टेंशन स्ट्रिंग के साथ साथ और फिक्स पॉइंट की तरफ रहेगा। तो वेट mg विल रिजॉल्व इनटू इट्स टू कंपोनेंट, ये जो वेट mg है इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन गई है, पॉइंट बी से सीधा नीचे चले गई है, तो ये एक सिंगल लाइन है, इस पे एक वर्टिकल लाइन है ये मेन पोजीशन की, और एक ये वर्टिकल लाइन है। अगर ये एंगल हम बोल रहे हैं थीटा है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो दिस साइड विल बी योर एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड मतलब cos थीटा होता है, और इसका अपोजिट साइड sin थीटा होगा, जिसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो वेट दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ है। फर्स्ट कंपोनेंट है
mg cos theta which is along the length of the string and which is balanced by tension t dash. ये टेंशन t dash और mg cos theta एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. उसके बाद द कंपोनेंट mg sin theta, ये जो mg sin theta इट इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग. ये जो स्ट्रिंग है इसके परपेंडिकुलर है. यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है एंगल, तो ये स्ट्रिंग है और ये mg sin theta है वो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है. इज द रीस्टोरिंग फोर्स, और ये रीस्टोरिंग फोर्स है विच इज एक्टिंग ऑन द मास m, जो बॉब पे एक्ट हो रही है, एंड टेंडिंग टू रिटर्न इट टू द इक्विलिब्रियम पोजिशन. और वो उसको कहाँ पे ला रही है? इक्विलिब्रियम पोजिशन पे ला रही है. ये पोजिशन को इक्विलिब्रियम पोजिशन बोलेंगे. mg sin थीटा इसको क्या कर रहा है? टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजिशन ला रहा है. और टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजिशन लाने का काम जो फोर्स करती है हम उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं. तो यहाँ पे mg sin थीटा रीस्टोरिंग फोर्स है और mg cos थीटा t डैश टेंशन को बैलेंस कर रहा है. अब रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? mg sin थीटा, क्योंकि ये mg sin थीटा ये बॉब रीस्टोर कर रहे हैं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो रीस्टोरिंग फोर्स को हम लिख सकते हैं mg sin थीटा. और यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाए है? क्योंकि ये जो आप एंगुलर एम्पलीट्यूड है राइट साइड में इसको डिस्प्लेस किया, थीटा राइट साइड में है और फोर्स लेफ्ट साइड में एक्ट हो रही है. एफ और थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो अगर राइट साइड में हुआ है तो फोर्स लेफ्ट साइड में एक्ट होगी. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है तो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स राइट साइड में एक्ट होगी. तो थीटा और एफ दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, यही से हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं. तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस mg sin थीटा. अब अगर यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल है मतलब 10 डिग्री से भी कम है, तो जब हम साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे और वो थीटा की वैल्यू रेडियन में मेजर करेंगे तो दोनों इक्वल आता है. अगर थीटा स्मॉल है और हम उसको रेडियन में मेजर करते हैं तो थीटा इन रेडियन और साइन थीटा दोनों इक्वल होता है. बट ये कब होगा? जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल रहेगी, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 10 डिग्री. तो थीटा अगर 10 डिग्री से कम है और उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हो और फिर वही थीटा का आप साइन थीटा निकालते हो तो आपको साइन थीटा और थीटा इन रेडियन दोनों क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. तो इंस्टेड ऑफ साइन थीटा वी विल राइट थीटा. तो अब रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस mg थीटा. अब यहाँ पे थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा इज इक्वल टू दिस डिस्प्लेसमेंट इज योर x एंड दिस इज योर l. तो आप बोल सकते हो ये सर्कल का आर्क है, तो आर्क लेंथ और रेडियस x बाय एल थीटा होता है. ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ. तो आप ये पोर्शन जब देखोगे तो यहाँ पे ये आर्क है जो x से डिनोट कर रहे हैं और रेडियस को आप कैपिटल L ले लोगे तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस थीटा होता है. तो हम थीटा की जगह x बाय एल लिख सकते हैं. तो F इज इक्वल टू माइनस mg x बाय एल. अब यहाँ पे m मास ऑफ द बॉब, g एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और l लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम कांस्टेंट है. जब ये बॉब ऑसिलेट करेगा तो मास नहीं चेंज होने वाला है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं चेंज होगा और लेंथ नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ नहीं इंक्रीज होने वाली है. क्या चेंज होगा? जब ये बॉब ऑसिलेट कर रहा है तो इसका x की वैल्यू चेंज हो रही है और f की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब कांस्टेंट है. तो mgl कांस्टेंट है, कांस्टेंट और इक्वल साइन हटाते हैं तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं और यहाँ पे हम बोल सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x. तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब रहेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिटली डायरेक्टेड रहेंगे. नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि x और f अपोजिटली डायरेक्टेड है. इफ f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x
Hence the bob of a simple pendulum performs linear SHM for small amplitude. यही कंडीशन है SHM की. एक पार्टिकल SHM कब परफॉर्म करता है? जब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x. अब हम बोल रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम में जो बॉब है वो SHM परफॉर्म कर रहा है. अब उसके बाद हमको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले के पहले हम ओमेगा का फॉर्मूला देखते हैं. एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होता है तो टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं. ओमेगा का फॉर्मूला हम पढ़े हैं थीटा अपॉन टी. यहाँ पे थीटा की जगह हम 2 पाई लिख लिए और टी क्या है? टाइम पीरियड है. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टी ओमेगा की जगह चले जाएगा, ओमेगा टी की जगह आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. अब हम बोल रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम में जो बॉब है वो SHM परफॉर्म कर रहा है. और अगर SHM परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्सिलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. एक्स को आप a के साथ लिख दोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय एक्स. यहाँ पे निगेटिव साइन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कंसिडर करेंगे. तो सिर्फ मैग्नीट्यूड जब कंसिडर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा a बाय एक्स. यहाँ पे a है एक्सिलरेशन और x है डिस्प्लेसमेंट. ये ओमेगा स्क्वायर है तो जब आप रूट निकालोगे तो ओमेगा हो जाएगा रूट a बाय एक्स. और a बाय एक्स को हम एक्सिलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं. तो ओमेगा इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्सिलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो आप यहाँ पे ये जो ओमेगा का फॉर्मूला है इसको ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं टी की इक्वेशन में. तो अब टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा था और ओमेगा की जगह हम क्या लिख रहे हैं? एक्सिलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. बट हम इक्वेशन 1 में क्या पढ़े थे लास्ट स्लाइड में? F इज इक्वल टू माइनस mg थीटा और थीटा की जगह हम लिखे थे x बाय एल. तो अब ये फोर्स का एक और फॉर्मूला है हमारे पास. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू ma. और ये फोर्स किसके इक्वल है? माइनस एम जी एक्स बाय एल. तो हम लिखेंगे एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाय एल. m और m कैंसल हो जाएगा. ये जो x है यहाँ पे न्यूमरेटर में है, यहाँ आएगा a के साथ डिनोमिनेटर में जाएगा तो a बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल हो जाएगा. और अगर इसको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो निगेटिव साइन नहीं कंसिडर करेंगे, हम बोलेंगे a बाय एक्स इज इक्वल टू जी बाय एल. एक्सिलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दैट इज a बाय एक्स. एक्सिलरेशन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ये किसके इक्वल आ गया? g बाय एल के इक्वल. अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन में पुट कर देते हैं. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्सिलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. और एक्सिलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गया? g बाय एल. तो यहाँ पे एक्सिलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की जगह हम रूट जी बाय एल लिख लिए. तो डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर ये जो एल है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. और अब टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट एल बाय जी, where L is the length of the simple pendulum, G is acceleration due to gravity, and T is time period of simple pendulum. So this is the expression for time period of a simple pendulum. और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी हमको पता है 1/t होता है. तो ये इक्वेशन का आप रेसिप्रोकल कर दोगे, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ g बाय एल. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम. ये टाइम पीरियड हो गया सिंपल पेंडुलम का, ये फ्रीक्वेंसी हो गई. नेक्स्ट हम लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे. तो लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम को पढ़ने के लिए ये एक इक्वेशन हम यूज करेंगे. t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय जी. तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या है? द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ. हम ये टर्म को नहीं कंसिडर करेंगे, इसको कांस्टेंट रखते हैं. तो t और l में क्या रिलेशन होगा? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट l. तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इट्स लेंथ.
उसके बाद नेक्स्ट सेकंड लॉ क्या रहेगा, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये टर्म हम नहीं कंसिडर करेंगे। और टी और जी में क्या रिलेशन है, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। ये फॉर्मूले में कहीं भी मास का टर्म नहीं दिख रहा है, तो मास आप कितना भी चेंज कर लो, टाइम पीरियड चेंज नहीं होने वाला है। टाइम पीरियड कब चेंज होगा, जब एल की वैल्यू और जी की वैल्यू चेंज होगी। मास आप इंक्रीज करोगे, टाइम पीरियड नहीं चेंज होगा। मास आप डिक्रीज करोगे, टाइम पीरियड चेंज नहीं होने वाला है। टाइम पीरियड एल और जी पे डिपेंड करता है, तो एल और जी को आप चेंज करोगे तभी टाइम पीरियड चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यही से हम बोल रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं है, बट फॉर अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड, अगर स्मॉलर एम्पलीट्यूड दिए हो तो उस पे भी डिपेंड नहीं रहेगा। सेकंड पेंडुलम, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज 2 सेकंड इज कॉल्ड एज सेकंड पेंडुलम। तो अगर एक सिंपल पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो हम बोलेंगे वो सेकंड पेंडुलम है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सेकंड पेंडुलम मतलब जब टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा तो उसको सेकंड, कोई भी पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने 2 सेकंड ले रहा है मतलब उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है और उसको ही हम सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल टी हमेशा सेकंड पेंडुलम का 2 सेकंड रहेगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी की जगह 2 लिख लिए, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल एस अपॉन जी। एल एस है लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, ये 2 और ये 2 कैंसल हो जाएगा, वेयर एल एस इज द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। तो अब हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 1 मिलेगा पाई रूट एल एस अपॉन जी। अब हमको क्या करना है, ये रूट हटाना है तो हम स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और जब ये टर्म का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो एल एस अपॉन जी 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एल एस अपॉन जी। तो एल एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ पे आएगा इक्वल साइन के, तो जी बाय पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एल एस दैट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू जी बाय पाई स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। ये लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम का फॉर्मूला है। अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करना है कोई प्लेस पे, तो वो प्लेस पे आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है तो आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो सेकंड पेंडुलम की। और अगर आपको लेंथ पता है तो एट अ गिवन प्लेस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।